हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो जैसा हमने लास्ट लेक्चर में एस ब्लॉक एलिमेंट के अल्कलाइन अर्थ मेटल को स्टार्ट कर लिया था और वहाँ पर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ लिए थे। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी रिमेनिंग है, उसको पढ़ लेते हैं। लिक्विड अमोनिया में डिजोल्विंग। अब देखो, लिक्विड अमोनिया में जैसे ही मैं अल्कलाइन अर्थ मेटल को लिक्विड अमोनिया में डालता हूँ, किस में डालता हूँ? लिक्विड अमोनिया में डाल देता हूँ बच्चों। तो यहाँ पर क्या निकलता है? अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन होगा और साथ में आपका क्या बनेगा? अमोनिनेटेड मेटल। ठीक है। अब देखो, इसी इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये आपका पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है। पैरामैग्नेटिक इन नेचर होता है कंपाउंड। फर्स्ट, सेकंड आपका कलर होता है और इसका कलर कौन सा होता है बच्चों? ब्लू कलर होता है। इसी नेचर की वजह से ये इलेक्ट्रिकल का क्या होता है? कंडक्टर होता है। इलेक्ट्रिकल के लिए कंडक्टिविटी प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है। फोर्थ वन आपका क्या करता है? यही आपका रिडक्शन करने का रीजन है। रिडक्शन पावर आपका अटेन कर लेता है बच्चों। ठीक है। यही कुछ इसके रीजन है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसके क्वेश्चन को हम किस तरीके से डील करेंगे बच्चों, समझते हैं। यहां तक तो आपको समझ में आ गया। नाउ अमोनिनेटेड इलेक्ट्रॉन, देखो क्या होगा? मेटल है NH3 रिएक्शन करेगा तो एक बनाएगा आपका सॉरी, अल्कलाइन अर्थ मेटल की केस की बात कर रहा हूँ। 2x प्लस यहाँ पर इलेक्ट्रॉन NH3y, इसके ऊपर टोटल माइनस चार्ज, इसके ऊपर टोटल प्लस चार्ज। ठीक है, +2 चार्ज। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो यहाँ पर क्या बन जाएगा बच्चों? आपका m आपका यहाँ पर हो जाएगा 2x प्लस y। अब इस बात को आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बट बेरिलियम कैन नॉट गिव कलर इन लिक्विड अमोनिया। लिक्विड अमोनिया के साथ आपका बेरिलियम रिएक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? इसका रीजन क्या है बच्चों? इसका रीजन ये है कि बेरिलियम हैज हाई आयोनाइजेशन एनर्जी। बेरिलियम के पास ज्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होने की वजह से आपका बेरिलियम इसके साथ रिएक्ट नहीं करेगा बच्चों। इस चीज को आप लोग ध्यान से समझो। बेरिलियम इसके साथ आपका रिएक्ट बिल्कुल नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हाई आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके से हमको कुछ पढ़ना था। नेक्स्ट हम पढ़ते बच्चों इसमें रिड्यूसिंग पावर। देखो, रिड्यूसिंग पावर क्या होता है बच्चों? रिड्यूसिंग पावर, अब मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में भी बताया था रिड्यूसिंग पावर निकालने का तरीका कैसे निकालते हैं। एक्चुअली में रिड्यूसिंग पावर समझना। देखो, अब यहाँ पर मेटल सॉलिड है। सॉलिड मेटल से सबसे पहले मुझे मेटल एक्वस में जाना है। दो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करके। तो मेटल सॉलिड से एक्वस जाने के लिए सबसे पहले मुझे मेटल को गैस में लाना पड़ेगा। तो यहाँ पर हीट ऑफ सब्लिमेशन होगा। फिर मेटल गैस से मुझे किस में जाना पड़ेगा? मेटल गैसियस आयन में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा क्या हो जाएगा? यहाँ पर n लिख दो। ठीक है, यहाँ पर प्लस कर दो, प्लस से समझ जाओ। यहाँ पर मुझे आयोनाइजेशन एनर्जी लगेगी। अब मेटल गैस को मुझे एक्वस में जाना है तो यहाँ पर हीट ऑफ हाइड्रेशन लगेगा। देखो, यहाँ पर डेल्टा H है, ये क्या है आपका? हीट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, ये वाला डायरेक्टली यहां तक जाना, इन सारे पाथ से गुजर के होके जाना पड़ेगा। इसको डायरेक्टली इस पर जाने के लिए इन सारे पाथ से होके गुजर के जाना पड़ेगा। तो ये वाला जो डेल्टा H है वो इन तीनों के सम के इक्वल होगा। तो क्या बोलेंगे? डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा हीट ऑफ सब्लिमेशन प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी माइनस ऑफ डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन एनर्जी। ठीक है, डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन आपका कौन सा होता है बच्चों? एक्सोथर्मिक फिनोमिना होगा। यह आपका एक्सोथर्मिक फिनोमिना होगा और दोनों आपके एंडोथर्मिक फिनोमिना होंगे। ठीक है। अब डेल्टा H जितना लेस होगा, डेल्टा H इज लेस देन रिएक्शन विल प्रोसीड इजीली। रिएक्शन उतना ही इजीली प्रोसीड होगा। तो जितना डेल्टा H लेस होगा उतना रिएक्शन आपका इजीली प्रोसीड होगा। और डेल्टा H को लेस करने के लिए मुझको क्या चाहिए बच्चों?
एक तो देखो डेल्टा IE भी आपका कम होना चाहिए और डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन आपका ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग समझ सकते हो यहां पर काफी इजीली कि डेल्टा IE लेस आपका किसके केस में। अब देखो मैं आपको बेरिलियम का केस बताता हूं। बेरिलियम के केस में, किसके केस में बच्चों? बेरिलियम के केस में डेल्टा IE क्या, डेल्टा IE बहुत ज्यादा है, लेकिन डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन और ज्यादा है। तो डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन और ज्यादा है तो नेगेटिव वैल्यू ज्यादा माइनस होगी। तो मतलब डेल्टा H, ओवरऑल डेल्टा H क्या हो जाएगा? ओवरऑल डेल्टा H क्या हो जाएगा बच्चों? इसका लेस हो जाएगा। और इजीली होने की वजह से आपका क्या होगा? Be+2 अच्छा रिड्यूसिंग कैरेक्टर रखेगा। क्या? Be+2 आपका Be+2 आपका गुड रिड्यूसिंग पावर रखेगा। क्या रखेगा बच्चों? गुड रिड्यूसिंग पावर रखेगा। इस चीज को आप लोग समझ जाओ। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल। अगर हाँ ध्यान से समझना, अगर रिएक्टिविटी की बात करें, किसकी बात करें? केवल और केवल रिएक्टिविटी की, तो रिएक्टिविटी तो हम केवल और केवल आयोनाइजेशन एनर्जी से देखेंगे। लेकिन जब हमको रिड्यूसिंग पावर की बोले, जब तक हमको कुछ नहीं बोला जाए हम एक्वस मीडियम ही बोलेंगे। तो क्या बोलेंगे? एक्वस मीडियम में ही लेंगे। इसी तरीके से करेंगे जब तक हमको नहीं बोला जाए, क्योंकि हम मैक्सिमम रिएक्शन H2O के अंदर ही मानते हैं। इस चीज को आप लोगों को समझना पड़ेगा। एक दो बार आप लोग कोशिश करो, आप लोगों को समझ में इजीली आएगा। देखो ना यहाँ पर प्लस IE है, जितना IE बढ़ेगा उतना डेल्टा H बढ़ेगा, लेकिन जितना हीट ऑफ हाइड्रेशन बढ़ेगा उतना डेल्टा H कम होगा। तो ये BE के केस में IA भी ज्यादा है, छोटा साइज है, और डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन भी बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा होने की वजह से ओवरऑल नेट डेल्टा H काफी लेस होता है, और नेट डेल्टा H काफी लेस होने की वजह से Be+2 इस ग्रुप में सबसे अच्छा रिड्यूसिंग पावर कैरी करता है। आई होप सो कि आपको अब ये समझ में आ गया होगा किस तरीके से मैंने इसको बताया। आप लोग ट्राई करोगे तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब देखो रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, रिएक्टिविटी टुवर्ड हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी, हाइड्रोजन के साथ एलिमेंट किस तरीके से रिएक्ट करेंगे बेटा? देखो यहाँ पर मेटल है, मेटल जब भी आपका हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? MH टाइप का, MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा, MH2 टाइप का हाइड्राइड बनाएगा। दिस मेटल कैन बी व्हाट? मेटल इज बेरिलियम नहीं होगा, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। ठीक है, बेरिलियम नहीं होगा। बेरिलियम कैन नॉट फॉर्म, बेरिलियम कैन नॉट रिएक्ट, कांट रिएक्ट H2 directly, so we will prepare BH2 indirectly procedure, ठीक है, इनडायरेक्टली प्रोसीजर के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करेंगे। अब जो इनडायरेक्टली प्रोसीजर क्या है बच्चों? देखो यहाँ पर अगर मैंने BeCl2 की रिएक्शन लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड के साथ करा दी, बच्चों ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये आपको इंपॉर्टेंट मार्क कर लो, ये अक्सर पूछा जाने वाला रिएक्शन है, और ये आपको फिर से मिलेगा ग्रुप 13 में, फिर से यही रिएक्शन आपको देखने को मिलेगी आपको। ठीक है, इसके साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या बनेगा? BeH2 बन जाएगा, साथ में आपका एल्यूमिनियम क्लोराइड बन जाएगा, फिर आपका लिथियम क्लोराइड बन जाएगा। इस तरीके से हम यहाँ पर BeH2 को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, BeH2 can't exist in मोनोमर फॉर्म। यह आपका मोनोमर फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, यह आपका कौन से फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? डाइमर फॉर्म में बाय बनाना बॉन्डिंग के थ्रू ये आपका डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कौन सा? Be2H4 फॉर्म में ये आपका एग्जिस्ट करेगा। इस चीज को आप लोग अच्छे से ध्यान रखिए बच्चों, काफी इजी कंसेप्ट है। अगर आप लोग एक दो बार पढ़ोगे तो आई एम डेम श्योर कि आप लोगों को याद हो जाएगा। नेक्स्ट अब हम देख लेते हैं यूज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम।
ठीक है, इस ग्रुप में यूज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम का यूज कहाँ कहाँ करेंगे बच्चों। ठीक है, एक एक करके हम धीरे धीरे सब चीज पढ़ लेंगे बच्चों, काफी ज्यादा टफ नहीं है। देखो, बेरिलियम इज यूज्ड फॉर alloy making with कॉपर। बेरिलियम का हम कॉपर के साथ अलॉय फॉर्मेशन करते हैं, बेरिलियम का हम कॉपर के साथ अलॉय फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, ये इस चीज को आप लोग ध्यान रखो। ठीक है, तो क्या होगा, Cu और बेरिलियम, Cu और बेरिलियम का जो अलॉय होगा, Cu और बेरिलियम का जो अलॉय होगा बच्चों, वो क्या होगा, स्ट्रॉन्ग स्प्रिंग बनाने के काम आता है। ठीक है, और बेरिलियम आपका क्या करता है, बेरिलियम का यूज आपका एक्स रेज का क्या विंडो बनाने में काम आएगा, एक्स रेज का विंडो बनाने में काम आता है बच्चों। एक्स रेज होती है, उसका विंडो बनाने में आपका बेरिलियम काफी ज्यादा हद से ज्यादा काम में आता है। ठीक है, इस चीज को आप लोगों को समझ में आ गया होगा बच्चों, काफी इजी है। अब देखो, मैग्नीशियम आपका अलॉय बनाता है, मैग्नीशियम ऑल्सो फॉर्म अलॉय विद जिंक के साथ, Sn के साथ। ठीक है, जिंक के साथ, Sn के साथ, एल्यूमिनियम के साथ भी बना लेता है। ठीक है, एल्यूमिनियम एटसेट्रा, इन सब के साथ ये क्या बनाता है बच्चों, अलॉय बनाता है। इन सब के साथ ये क्या बना लेता है बच्चों, आपका अलॉय बना लेता है। यहाँ पर एक और कंपाउंड, एक और एलिमेंट लिख लो, मैग्नीज के साथ भी ये क्या बनाते हैं बच्चों, अलॉय बनाते हैं। अब क्या होता है, अब देखो यहाँ पर कि यहाँ पर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के जो अलॉय होंगे बेटा, जो अलॉय होंगे वो क्या होंगे, लाइटर एंड स्ट्रॉन्गर होंगे बच्चों। और लाइटर और स्ट्रॉन्गर होने की वजह से ये आपके एरोप्लेन बॉडी को फॉर्म करने में काम आएंगे, एरोप्लेन बॉडी को फॉर्म करने में काम आएंगे, एरोप्लेन बॉडी बनाने में काम में आते हैं। आई होप सो कि आपको ये सब कुछ समझ में आ गया हो काफी इजीली आप लोगों को। यहाँ पर इसके यूज आपको थोड़े बहुत ध्यान रखने चाहिए, यूज ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, ये अक्सर पूछ लेते हैं, बड़े प्यार से पूछेंगे और आप लोगों के मार्क्स लेके चले जाएंगे। ठीक है, अगला अब हम देखते हैं केमिकल कंपाउंड्स ऑफ सेकंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। ठीक है, केमिकल कंपाउंड्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप, केमिकल कंपाउंड्स ऑफ सेकंड ए ग्रुप। ठीक है, सबसे पहले एक एक करके हम समझेंगे। पहला, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड। अब ये चीज आप लोग बहुत अच्छे से समझ जाओगे, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, इसमें कोई बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, इसको आप काफी अच्छे से और इजीली समझ जाओगे। एम जब भी आपका हाफ O2 के साथ रिएक्शन करेगा तो MO इस टाइप का ऑक्साइड बना लेगा, ये चीज आप समझ रहे हो। M कैन बी बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम और बेरियम, ये होंगे आपके M क्या होंगे बच्चों, आपके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम। हाँ, ये बात समझ में आई। लेकिन जनरली स्ट्रोंशियम एंड बेरियम फॉर्म क्या, पेरोक्साइड। SRO और BaO तो बनाएगा, लेकिन साथ में SrO2 और BaO2 बनाएगा। क्यों? क्योंकि पेरोक्साइड आपका बड़ा साइज का है, बड़े साइज का आयन बड़े साइज के साथ स्टेबल होगा और बड़े साइज का आयन बड़े साइज के साथ स्टेबल होगा। तो आप लोग इस चीज को बेहतरीन अच्छे तरीके से समझ रहे हो, दोनों में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा, ये वाला आपका ज्यादा स्टेबल होगा एज कंपेयर टू SRO। ठीक है, तो इस पॉइंट को आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखो ऑल अल्कलाइन, ये वाली लाइन याद रखो, ऑल अल्कली अर्थ मेटल, ऑल अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर।
सॉरी बहुत ही ज़्यादा गलत लाइन। बेसिक इन नेचर क्या होता है? बेसिक इन नेचर होगा। सारे के सारे अल्कलाइन अर्थ मेटल आपके क्या होंगे? बेसिक इन नेचर होंगे, ठीक है, एक्सेप्ट किसको? बीईओ। बीईओ आपका कोवेलेंट नेचर का होगा, कोवेलेंट नेचर का होगा सबसे पहली बात। और ये आपका एम्फोटेरिक होगा। क्या होगा? एम्फोटेरिक होगा। आप लोग समझते हो इसके कोवेलेंट नेचर को, आप लोग समझ सकते हो कोवेलेंट नेचर क्यों? अकॉर्डिंग टू फजान रूल। फजान रूल के थ्रू आप लोग इसको इजीली समझ सकते हो। फजान रूल के हिसाब से क्या बोलता है बच्चों? ये फजान रूल के हिसाब से बोलता है कि यहाँ पर क्या है? बी का साइज क्या है बेटा? बी का साइज स्मॉल है। साइज स्मॉल होने की वजह से केटायन का साइज स्मॉल है, और केटायन का साइज स्मॉल होने की वजह से पोलराइजेशन पावर भी ज़्यादा होगी, और पोलराइजेशन पावर ज़्यादा होगी तो कोवेलेंट कैरेक्टर आपका बढ़ जाएगा, और कोवेलेंट कैरेक्टर बढ़ जाता है, और ये एम्फोटेरिक इन नेचर होता है। नेचर में कैसा होता है बच्चों? ये एम्फोटेरिक होता है। इस चीज को भी आपको ध्यान रखना है। बीईओ आपका जनरली एम्फोटेरिक होगा। अब देखो बेरिलियम से डायगोनल रिलेशनशिप कौन रखेगा? एल्यूमिनियम। तो एल्यूमिनियम भी आपका एम्फोटेरिक। तो आप लोग बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे ही याद रख सकते हो बच्चों, ठीक है। तो देखो यहाँ पर बेरिलियम के केस में मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर इफ BO रिएक्ट विद एसिड एंड बेस। अब देखो BeO अगर आपका एसिड और बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो BeO ने HCl के साथ रिएक्ट किया तो BeCl2 बना लेगा और साथ में आपका H2O बना देगा। लेकिन अगर BeO ने अगर आपका रिएक्ट किया NaOH के साथ तो क्या बना देगा? Na2BeO2 और साथ में H2O गैस को रिमूव कर देगा। तो ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से आपका यहाँ पर रिएक्शन प्रोसीड होने वाला है, किस तरीके से यहाँ पर आपका रिएक्शन है ना प्रोसीड होने वाला है। इस चीज को आप लोग समझ सकते हो। अगर मैं इसी के अलावा अगर मैंने CaO का रिएक्शन कराया इसी ग्रुप का तो ये क्या करेगा? CaCl2 बना देगा और साथ में H2O निकाल देगा। बट अगर CaO की रिएक्शन NaOH के साथ करा दिया तो ये रिएक्शन नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये आपका एम्फोटेरिक नहीं है, क्योंकि ये आपका एम्फोटेरिक नहीं है, ये आपका बेसिक नेचर का है। और ये दोनों ये BeO आपके क्या है? एम्फोटेरिक नेचर के हैं, इसलिए बेसिक बेस एज वेल एज एसिड दोनों के साथ रिएक्ट करता है। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। अब देखो अगर मैंने अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड को वाटर के अंदर डाल दिया तो आपका क्या बनेगा? हाइड्रोक्साइड बनेगा। अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड को अगर मैंने वाटर के अंदर डाल दिया तो आपका क्या बनेगा बच्चों? हाइड्रोक्साइड बनेगा। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हो। जैसे मैंने CaO की रिएक्शन अगर मैंने H2O के साथ करा दिया तो CaOH का होल टू एस बनेगा। बात क्लियर है? इसमें भी सिमिलर प्रॉपर्टी है कि BOH2 आपका एम्फोटेरिक होगा, ठीक है, एम्फोटेरिक होगा और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर क्या होगा बच्चों? बहुत ज्यादा होगा। BeO आपका एम्फोटेरिक होगा और इसमें कोवेलेंट कैरेक्टर आपका क्या होगा बच्चों? बहुत ज्यादा होगा। बट अदर हाइड्रोक्साइड अदर एलिमेंट हाइड्रोक्साइड मतलब अदर एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड में आपका क्या होगा बच्चों? जो दूसरे जो एलिमेंट के हाइड्रोक्साइड होंगे वो सारे के सारे आपके बेसिक इन नेचर होंगे। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। सिमिलरली ऑक्साइड की तरह है। सिमिलरली आपका किसकी तरह है बच्चों? ऑक्साइड की तरह। ये पॉइंट आप लोगों को काफी अच्छे से ध्यान रखना है, काफी सिंपल पॉइंट है, ठीक है। अगर हम अगला पॉइंट की बात करते हैं हैलाइड्स की, ठीक है, हैलाइड्स के बारे में बात कर लेते हैं। हैलाइड्स जो कि आपको काफी सिंपल है, हैलाइड्स के बारे में बात कर लेते हैं जो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देख लेते हैं बच्चों हैलाइड्स। अगर मैं हैलाइड्स के बारे में बात करूंगा तो मेटल की रिएक्शन X2 के साथ कराने पर, मेटल की रिएक्शन अगर मैंने X2 के साथ कराई तो यहां पर क्या बनेगा? MX2 टाइप का क्या बन जाएगा? हैलाइड बन जाएगा। MX2 टाइप का क्या बन जाएगा बच्चों? हैलाइड बन जाएगा, ठीक है। और हैलाइड में आप जानते हो BX2 सारे के सारे क्या होंगे? कोवेलेंट इन नेचर होंगे।
और बाकी अदर MX2 आपके क्या होंगे, आयोनिक इन नेचर। ठीक है, बस आपका बी आपका कोवेलेंट शो करेगा, बाकी सारे आयोनिक इन नेचर होंगे। बात क्लियर है बच्चों। ठीक है, इसका कोवेलेंट नेचर होगा। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात करूं BeCl2 के एग्जिस्टेंस की, यही बात कर रहा हूं, आप लोगों को अभी से समझना है। BeCl2 अगर यहां पर लीनियर शेप में मिलेगा और कब मिलेगा ये इंपॉर्टेंट है, लीनियर शेप में मिलेगा और गैसियस फेज में मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, अबाउट 1200 केल्विन टेम्परेचर। अगर मैं 1200 केल्विन टेम्परेचर से ज्यादा रखूंगा तो ये आपको ऐसा मिलेगा। ठीक है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। बच्चों बात समझ में आ रही है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा बच्चों, sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, और साथ साथ ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी होगा, सारे के सारे इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी होंगे। अगला, अगर 1200 से कम टेम्परेचर पर रख दिया, टेम्परेचर लेस देन 1200 केल्विन, अब मैं गैसेस फेज की बात कर रहा हूं, तो ये क्या करेगा, अपने आप को डाइमर फॉर्म में बना लेगा, डाइमर फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। और डाइमर फॉर्म कैसे बच्चों, BeCl, यहां पर Cl, यहां पर Be, यहां पर Cl। अब देखो साइड एटम के पास लोन पेयर है, इसके पास आपका वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास भी आपका वेकेंट ऑर्बिटल है। ये लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में देगा, ये लोन पेयर इस वेकेंट ऑर्बिटल में देगा। मैंने बताया था डेटिव बॉन्ड, तो उसके थ्रू आप लोग समझ सकते हो BeCl, Be, ये इस तरीके से बना लेगा। और अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2, क्योंकि 3 बॉन्ड पेयर आ गए, अब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2 हो गया। लेकिन फिर भी ये क्या अभी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है, और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होने की वजह से ये क्या हो जाएगा बच्चों, आपका लुईस एसिड। जो भी इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों, लुईस एसिड होते हैं। अगर मैं बात करूं इसके सॉलिड फॉर्म की, कौन से फॉर्म की बात करूं बच्चों, इसके मैं सॉलिड फॉर्म की, तो अगर मैं सॉलिड फॉर्म में अगर मैं इस कंपाउंड को देखना चाहूं तो देख लेते हैं। ठीक है, सॉलिड फॉर्म में हम इस कंपाउंड को इजीली समझ सकते हैं, देख लेते। इन सॉलिड फॉर्म में क्या होगा बच्चों, आप लोग बहुत ही अच्छे से समझ सकते हो, काफी इजीली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। अगर मैं सॉलिड फॉर्म की बात करूंगा तो सॉलिड फॉर्म में ये पॉलीमेरिक फॉर्म में होगा, पॉलीमेरिक फॉर्म में प्रेजेंट होगा सॉलिड फॉर्म में। कैसे, Be, ये Cl, ये आपका Cl, Be, ये आपका Cl, ये आपका Cl, Be, ये आपका Cl, ये आपका Cl। देखो ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में देगा, ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में देगा, ये वाला अपना लोन पेयर इसके वेकेंट ऑर्बिटल में देगा, ये वाला इसके देगा। तो इस तरीके से आपका यहाँ पर Cl, Be, यहाँ पर Cl, Be, Cl, और ये आपका Be, और यहाँ पर Cl। अब इस कंपाउंड को देखेंगे तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3, और ऑक्टेट कंप्लीट है। दिस इज नॉट अ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, केवल और केवल ये दोनों आपके इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं बच्चों, इस चीज को ध्यान से समझो। अब देखो हाइब्रिडाइजेशन मुझे आ गया, सब चीज मुझे आ गया। अब इसमें अगर मैं बोलना चाहूँ तो कितने बॉन्ड है, कौन सी बॉन्डिंग है, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, और कितने सेंटर के बीच घूम रहा है बच्चों, 3 सेंटर। तो इसको बोलेंगे 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। क्या बोलेंगे, 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग। मैंने आपको कहीं केमिकल बॉन्डिंग के लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया है। आई होप सो कि आपको वो लेक्चर अच्छे से समझ में आया होगा कि 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है बच्चों, काफी इजी है। ठीक है, नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं बच्चों, यहाँ पर बात कर लेते हैं। देखो अब इसी में हेलाइट्स में ही हम कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। आप लोग जानते हो, आप लोगों को अभी मैंने केमिकल प्रॉपर्टीज में पहले ही लिखाया था कि हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल काफी ज्यादा होता है फिजिकल प्रॉपर्टी में। देखो हाइड्रेशन एनर्जी ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल
अल्कलाइन अर्थ मेटल इज हायर, हायर होने की वजह से देखो डाउन टू द ग्रुप जाएंगे, ठीक है, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी। डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो हाइड्रेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है, डिक्रीज होगी, ये बात समझो, डिक्रीज होगी। अगर मैं बोलना चाहूं कि देखो यहां पर BeCl2 2H2O फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अगर मैंने मान लिया देखो यहां पर Mg से स्टार्ट करता हूं, जैसे MgCl2 6H2O, ठीक है, CaCl2 6H2O, और मैंने मान लिया BaCl2 2H2O। ये इस तरीके से क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। क्रिस्टलाइन फॉर्म में एग्जिस्ट करने का रीजन क्या है बच्चों, इसका हाई हाइड्रेशन एनर्जी। बट डाउन टू द ग्रुप आपका हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, डाउन टू द ग्रुप हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। यही एक रीजन होने की वजह से डाउन टू द ग्रुप आपका हाइड्रेशन एनर्जी डिक्रीज होता है। इसी रीजन की वजह से आपका BaCl2 2H2O को थोड़ा सा गर्म करने पर यह अपने एनहाइड्रस फॉर्म में टूट जाता है। ये अपने कौन से फॉर्म में, एनहाइड्रस फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। बात क्लियर है, ये अपने एनहाइड्रस फॉर्म में फॉर्म हो जाता है। इसी तरीके से CaCl2 6H2O, यहां पर 4 भी हो सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी अपने CaCl2 एनहाइड्रस फॉर्म में सिंपल हीटिंग देने पर हो जाता है। लेकिन इसकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होने की वजह से इसको हम डायरेक्टली हाइड्रेट नहीं कर सकते। और यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर JEE एडवांस, ये JEE एडवांस के लिए ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा और नीट में ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आपसे पूछ सकता है। तो इसी वजह से BeCl2 XH2O, यहीं पे लिख देता हूं बच्चों में, समझ जाना, BeCl2 XH2O भी नहीं टूटता है डायरेक्टली हीटिंग पे। तो MgCl2 6H2O को मैं कैसे तोड़ूंगा, देखो 6H2O को तोड़ने के लिए सबसे पहले मुझे एनहाइड्रस फॉर्म में चाहिए, तो इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, गरम करूंगा। इसको मैं क्या करूंगा बच्चों, गरम करूंगा। गरम किया, इसको ऐड कर लो, इसको आप लोग ऐड कर लो, ठीक है, गरम किया तो यहां पर MgOHCl बन जाएगा, MgOH क्या बन जाएगा, Cl बन जाएगा। ऐसा क्यों होगा मैं आपको बता देता हूं, ऐसा क्यों नहीं होगा इसका रीजन भी बताता हूं, और इसमें रिएक्शन क्या होगी, रिएक्शन को भी समझाऊंगा। MgOHCl बन जाएगा, देन आपका HCl प्लस वाटर बन जाएगा। फिर मैंने इसको क्या किया बच्चों, गरम करने पर फिर यहां से मुझे क्या मिला बच्चों, MgO, क्या बना, MgO। मुझे चाहिए क्या था, MgCl, मुझे क्या मिला, MgO। क्या हुआ समझना, ये क्या करेगा, ये अपने इस H2O के साथ ही ये MgCl2 हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा, और हाइड्रोलाइसिस होने की वजह से ये आपको MgO ऑब्टेन करा देगा, ना कि MgCl2। सो फॉर obtain MgCl2 we have to use HCl वेपर। मुझे किसकी यूज करना पड़ेगा बच्चों, HCl वेपर का। मुझे किसका यूज करना पड़ेगा बच्चों इसमें, HCl वेपर का। तो अगर मैं HCl वेपर के प्रेजेंस में देखो MgCl2 की रिएक्शन 8H2O के साथ, अगर मैंने HCl वेपर में अगर मैंने इसको हीट किया, HCl वेपर में मैंने अगर हीट किया तो मुझे MgCl2 मिलेगा। ये बहुत ही शानदार और बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है, आपसे बहुत ही खतरनाक तरीके से पूछ सकता है, रीजन भी पूछ सकता है। तो रीजन क्या होगा, जो इसमें जो वाटर एग्जिस्ट करेगा वही वाटर मॉलिक्यूल MgCl2 को हाइड्रोलाइसिस कर देगा, फिर हमारे पास कोई चॉइस नहीं बचेगा। ये तो था इसके हैलाइट के बारे में। अब मैं बताता हूं बच्चों यहाँ पर मेटल कार्बोनेट के बारे में। तो मेटल कार्बोनेट के बारे में आप लोग अब अच्छे से जानते हो बच्चों कि मेटल जब आपके कार्बोनेट आयन के साथ रिएक्ट करेगा तो M2CO3 बना लेगा, MCO3 बना लेगा। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल कार्बोनेट बना लिया है इस तरीके से इसने, ठीक है। या फिर मैं इसको MX2 मतलब यहाँ पर MX2 के साथ अगर मैंने MX के साथ अगर मैंने Na2CO3 की रिएक्शन करा दी तो भी आपको
MCO3 और N2NaX बन जाएगा। ये भी एक तरीका है, आप लोग कैसे भी तरीके को यूज कर सकते हो। MX2 आएगा बच्चों। ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ये वो अल्कली मेटल है, ठीक है। इसके साथ मैंने कर दिया तो ऐसे बन जाएगा, ठीक है। अब देखो, आप लोग जानते हो BeCO3 बोलूं, MgCO3 बोलूं, CaCO3 बोलूं, SrCO3 बोलूं, या मैं आपको BaCO3 बोलूं, विच वन इज मोर स्टेबल? दिस वन इज मोर स्टेबल। वाई? रीजन इज दैट कि अकॉर्डिंग टू फजान रूल ये इसकी थर्मल स्टेबिलिटी लेस होती है। इसकी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है बच्चों? लेस होती है। और लेस थर्मल स्टेबिलिटी होने की वजह से क्या होगा? BeCO3 आपका तुरंत आपका क्या हो जाएगा बच्चों? टूट जाएगा। लेस थर्मल स्टेबिलिटी होने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों? ये आपका तुरंत टूट जाएगा। अगर मैं बोलना चाहूँ BeCO3 लेस थर्मल स्टेबल, हीट करने पर आपका Be और CO2 बना लेगा, और यह आपका कोवलेंट नेचर का भी होगा बच्चों। ये सब आप समझ रहे होंगे, अब ये सब आप समझ रहे होंगे, फजान रूल लगा दोगे तो समझ जाओगे। ये सब आपके क्या होंगे बच्चों? कोवलेंट इन नेचर होंगे। अब देखो, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे, थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी। इसका रीजन हम बोल सकते हैं बड़ा आयन बड़े कैटायन के साथ स्टेबल होगा। बस ये सिंपल रीजन आप लोगों को ध्यान रखना है। इसी तरीके से अब मैं बात करता हूं मेटल सल्फेट के बारे में। मेटल सल्फेट के बारे में फिर मैं आपको बताऊंगा, इसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट। थर्ड, मेटल सल्फेट। मेटल सल्फेट के बारे में अब देखो, मेटल सल्फेट आपका होता क्या है समझ जाना बच्चों। मेटल सल्फेट आपका होता क्या है? काफी इजी पॉइंट है। मेटल सल्फेट, अगर मैं NO2SO4 की रिएक्शन अगर मैंने किसके साथ करा दी बच्चों? MX2 के साथ करवा दिया। किसके साथ? MX2 के साथ करवा दिया। तो MX2 के साथ कराऊंगा तो यहां पर क्या बन जाएगा? MSO4 और साथ में NaX2, ये बन जाएगा बच्चों आपका। ये मैंने मेटल सल्फेट बना दिया। अब आप लोग जानते हो मेटल सल्फेट आपके सारे के सारे क्या होते हैं बच्चों? स्टेबल होंगे। स्टेबल होंगे एक्सेप्ट BeSO4। एक्सेप्ट आपका क्या होगा? BeSO4। BeSO4 आपका उतना स्टेबल नहीं होगा, ये फिर से टूटेगा और BeO और SO3 केस में आपको टूट जाएगा। SO3 यहाँ पर लिख सकते हो, SO2 में भी टूट जाए, SO2 और O2 में भी बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आपका रिएक्शन होता है। कुछ ऐसा आप लोगों को जो याद रखना पड़ेगा, मगअप करना पड़ेगा। अगला रिएक्शन है मेटल नाइट्रेट। मेटल नाइट्रेट, अब देखो मेटल नाइट्रेट के साथ ये किस तरीके से रिएक्शन करेगा बच्चों? देखो यहाँ पर अगर मैंने बात किया MCO3 मेटल कार्बोनेट की रिएक्शन मैंने HNO3 के साथ करा दिया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा? MnO3 और यहाँ पर H2O और CO2 बाहर निकल जाएगा। अब ये क्या होगा? ये आपका थर्मली डिकम्पोज होगा, और थर्मली डिकम्पोज होगा तो ये आपका किस में टूटेगा? मेटल ऑक्साइड प्लस NO2 और O2। आप लोग जानते हो डाउन टू द ग्रुप थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगी अकॉर्डिंग टू फजान रूल। अगर मैंने BeNO3 होल ट्वाइस कर दिया, यहाँ पर ट्वाइस आएगा, BeNO3 होल ट्वाइस कर दिया, CaNO3 MgNO3 होल ट्वाइस कर दिया, ठीक है, और मैंने CaNO3 होल ट्वाइस कर दिया, और मैंने यहाँ पर SrNO3 होल ट्वाइस कर दिया, तो ये डाउन टू द ग्रुप फजान रूल के हिसाब से थर्मल स्टेबिलिटी बढ़ेगा और यहाँ थर्मल स्टेबिलिटी आपका घट जाएगा, और थर्मल स्टेबिलिटी घटने की वजह से ये जल्दी ब्रेक डाउन होगा, थर्मल स्टेबिलिटी इसकी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये तो सिंपल लाइन था जो कि आपको ध्यान रखना चाहिए। अब सबसे इम्पोर्टेंट बेटा, जहाँ हम लोगों को तकलीफ बहुत ज़्यादा होती है, जहां आपको ही नहीं पूरे केमिस्ट्री में इस लाइन पे आप लोगों को बहुत ही ज्यादा तकलीफ होगी और बार बार होगी, तो इस तकलीफ को मैं आज आपको हटा दूंगा। आप लोगों को बस इस चीजों को ध्यान रखना है। कईयों ने शॉर्टकट भी बता रखा है, तो उस शॉर्टकट से ना जाए। सोल्युबिलिटी। अब देखो सोल्युबिलिटी क्या होता है? सोल्युबिलिटी मतलब सॉल्युबल होने की टेंडेंसी, और सॉल्युबिलिटी डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। कितने फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे बच्चों? 2 फैक्टर्स पे। अगर मैं पहला फैक्टर बोलना चाहूं तो पहला फैक्टर कौन सा? हाइड्रेशन एनर्जी,
ठीक है, पहला फैक्टर बोलना चाहूँ तो हाइड्रेशन एनर्जी, और दूसरा फैक्टर बोलना चाहूँ तो मैं क्या बोलूंगा? दूसरा फैक्टर बच्चों, पहला फैक्टर हाइड्रेशन एनर्जी और दूसरा फैक्टर आपका क्या होगा? लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी, ये चीजें आप लोग समझ पा रहे होंगे बच्चों, जो कि आप लोगों के लिए काफी इजी है, काफी सिंपल है। एक दो बार करोगे तो आप लोगों को काफी हद तक समझ में आ जाएगा। 2 मिनट इंक भर लेता हूं बच्चों में, आप लोग लिखिए तब तक 2 मिनट। लेटाइस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। देखो सोल्युबिलिटी के लिए बच्चों सभी बच्चों की सबसे बड़ी तकलीफ है सोल्युबिलिटी याद करना। सोल्युबिलिटी और ऑर्डर को याद करना सभी बच्चों की सबसे बड़ी तकलीफ है। तो आप लोगों को कुछ तो याद करने ही पड़ेंगे, कुछ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो सोल्युबिलिटी क्या होता है बच्चों? सोल्युबिलिटी आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द हाइड्रेशन एनर्जी, और हाइड्रेशन एनर्जी क्या होता है? Q प्लस आर प्लस या फिर Q माइनस या R माइनस, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेटाइस एनर्जी। लेटाइस एनर्जी, और लेटाइस एनर्जी आपका क्या होता है बच्चों? लेटाइस एनर्जी आपका क्या होता है बच्चों? Q प्लस डिवाइड बाई R प्लस R माइनस, ठीक है। अब मैं आपको 2 केस बना के समझाऊंगा। अब मैं आपको कितने केस? 2 केस बना के समझाऊंगा ताकि आपको बहुत ही जल्दी से समझ में आ जाए। अब मैं आपको 2 केस बना के समझाता हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देखो 2 केस बनाता हूं, 2 कंडीशन। अब देखो फॉर स्मॉल एनायन, फॉर बिगर एनायन, ठीक है। अगर मैंने स्मॉल एनायन लिया, समझना स्मॉल एनायन एज एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं बात करूं स्मॉल एनायन की, तो स्मॉल एनायन में O2 माइनस OH माइनस O2 माइनस OH माइनस S2 माइनस, ठीक है, इसकी बात कर ली, और साथ में Cl माइनस F माइनस और Br माइनस, या फिर मैंने किसकी बात कर ली, और यहाँ पर मैंने ऑक्सलेट भी कहीं कहीं मैं ले लेता हूँ O2 माइनस, ये सब बात कर लिया। अब बात समझना बच्चों ध्यान से, ये सब सारे स्मॉल एनायन थे। अब स्मॉल एनायन के केस में अगर मैं बेरिलियम से बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, ठीक है, यहां से यहां डाउन टू द ग्रुप जाऊंगा तो R प्लस आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा, R प्लस आपका बहुत ही ज्यादा बढ़ेगा, लेकिन ये सारे स्मॉल है तो R माइनस आपका उतना इफेक्टिव नहीं होगा। R माइनस आपका नॉट इफेक्टिव, नॉट सो इफेक्टिव, R माइनस उतना इफेक्टिव नहीं होगा जितना R प्लस आपका इफेक्टिव होगा। बात क्लियर है? R प्लस आपका ज्यादा इफेक्टिव होगा एज कंपेयर टू R माइनस। तो आप देख सकते हो कि क्या होगा, R प्लस बढ़ेगा तो टोटल R प्लस R माइनस दोनों के दोनों इंक्रीज होंगे, सफिशिएंटली इंक्रीज होंगे, सफिशिएंटली इंक्रीज हो जाएंगे, दोनों के दोनों R प्लस एंड R माइनस आपके इंक्रीज होंगे, और R प्लस एंड R माइनस इंक्रीज होगा तो लेटाइस एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी। लेटाइस एनर्जी आपकी क्या हो जाएगी बच्चों? डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेटाइस एनर्जी अगर आपकी डिक्रीज हो गई तो आपकी सोल्युबिलिटी क्या हो जाएगी बच्चों? बढ़ जाएगी। लेटाइस एनर्जी क्या हो जाएगी? ये अगर इंक्रीज होगा तो आपका लेटाइस एनर्जी क्या हो जाएगा बच्चों? डिक्रीज हो जाएगा। और लेटाइस एनर्जी डिक्रीज होगा तो इसका मतलब डाउन टू द ग्रुप सोल्युबिलिटी बढ़ेगी, सोल्युबिलिटी इंक्रीज कर जाएगी। कैसे? अगर मैं एक एग्जांपल लूं, जैसे मैंने बात किया BeO, MgO, CaO, SrO और BaO, which one is more soluble? This one is more soluble। लोग इसमें शॉर्टकट बताएंगे, आप लोगों को नहीं, आप लोगों को इतना ध्यान रखना है। बात क्लियर है? बात क्लियर है बच्चों? अगर मैं इन द केस ऑफ बिगर एनायन, जैसे एग्जांपल में ले लेता हूं CO3 2 माइनस, SO4 2 माइनस, SO3 2 माइनस, ठीक है, और भी मैं यहां पर एनायन ले सकता हूं, एसीटेट मतलब CH3COO माइनस, और यहां पर NO3 माइनस। ये सारे बिगर एनायन है। जितना ज्यादा बिगर एनायन होगा मतलब R प्लस R माइनस आपका क्या होगा? बहुत ही ज्यादा बड़ा होगा। R माइनस आपका क्या होगा? वो R माइनस क्या होगा?
हाई होगा, देखो R माइनस आपका हाई होगा, लेकिन डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो ध्यान से समझना यहाँ पर BeMg CaSr और Ba इन सब में जो इंक्रीमेंट होगा डाउन टू द ग्रुप, जो रेडियाई में जो इंक्रीमेंट होगा, रेडियाई में जो इंक्रीमेंट होगा वो क्या होगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू R माइनस के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेग्लिजिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, R माइनस के रेस्पेक्ट में ये क्या हो जाएगा बच्चों, नेग्लिजिबल हो जाएगा। अब ये R माइनस के रेस्पेक्ट में ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा, बात को ध्यान से समझना, R माइनस के रेस्पेक्ट में ये आपका नेग्लिजिबल हो जाएगा तो R प्लस का इफेक्ट को हम हटा देंगे, R प्लस के इफेक्ट को हम हटा देंगे। अब हम किसके थ्रू देखेंगे, केवल और केवल R माइनस के थ्रू। तो R माइनस अगर बढ़ेगा तो हाइड्रेशन बढ़ेगी और सोल्युबिलिटी भी बढ़ेगी, तो क्या होगा, डाउन टू द ग्रुप जाएंगे तो इसमें क्या होगा बच्चों, R माइनस अगर बढ़ेगा तो हाइड्रेशन बढ़ेगा, R माइनस जितना बड़ा आपका R माइनस होगा उतना आपका क्या होगा बच्चों, हाइड्रेशन बढ़ेगा, और हाइड्रेशन बढ़ेगा तो आपका क्या होगा बच्चों, सोल्युबिलिटी बढ़ेगी। हाँ, R माइनस यहाँ पर आप लोगों को समझ में आ गया होगा यहाँ पर कि R माइनस अगर आपका बढ़ेगा तो आपकी सोल्युबिलिटी, देखो यहाँ पर क्या, हाँ, तो देखो इसको मैं सिंपल लिखता हूँ स्टेटमेंट में, R प्लस एंड R माइनस को हम क्या मान लेंगे, रिमेन कांस्टेंट। ये क्या मान लिया बच्चों मैंने, रिमेन कांस्टेंट। ये दोनों क्या हो गए बच्चों, रिमेन कांस्टेंट, क्योंकि R प्लस आपका नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट होगा विद रिस्पेक्ट टू R माइनस के रेस्पेक्ट में इसका क्या होगा, नेग्लिजिबल इंक्रीमेंट होगा। तो डेल्टा यू में नो इफेक्ट, डेल्टा यू में क्या होगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा, ठीक है। डेल्टा यू में भी आपका क्या होगा, नेग्लिजिबल इफेक्ट, क्योंकि डेल्टा यू मतलब लेटाइस एनर्जी में आपका नेग्लिजिबल इफेक्ट होगा। अब देखो अगर मैं आप देखो यहां पर R माइनस बढ़ेगा तो डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा बच्चों, यहां पर समझना, डेल्टा H ऑफ वो हाइड्रेशन, अब हम इसके रेस्पेक्ट में देखेंगे। अगर R प्लस बढ़ेगा तो डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन क्या होगा बच्चों, घटेगा। तो डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन आपका डाउन टू द ग्रुप क्या हो जाएगा बच्चों, घटेगा। अब डाउन टू द ग्रुप डेल्टा H ऑफ हाइड्रेशन जब आपका घटा तो सोल्युबिलिटी भी क्या होगी बच्चों, घटेगी। बस यही तो पॉइंट है, एक बार और समझो क्या होगा, रेडियाई में इंक्रीमेंट आपका क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा डाउन टू द ग्रुप R प्लस, तो R प्लस मतलब R प्लस और R माइनस रिमेन कांस्टेंट में मान सकता हूं। अब इस R माइनस को मैंने हटा दिया। अब हम बात करते हैं सीधा R प्लस के केस में। तो R प्लस अकेला मुझको कहां दिखेगा, हाइड्रेशन में, अकेला मुझको हाइड्रेशन में दिखेगा। तो R प्लस बढ़ेगा, मतलब डाउन टू द ग्रुप R प्लस बढ़ा तो हाइड्रेशन घटेगा, हाइड्रेशन घटेगा तो सोल्युबिलिटी घटेगी। इसीलिए मैं अगर बोलना चाहूं BeSO4, MgSO4, CaSO4, SrSO4 और BaSO4 विच वन इज मोर सॉल्युबल, जिसका डाउन टू द ग्रुप जाते तो सॉल्युबिलिटी घटती है तो इसकी सॉल्युबिलिटी ज्यादा होगी। अब आप लोगों को ये सॉल्युबिलिटी वाले क्वेश्चन डायरेक्टली आप लोग सॉल्व करने लायक हो बच्चों, अब इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब एक लास्ट टॉपिक है बच्चों इसमें आज के लेक्चर में, जो एनोमलस बिहेवियर है बेरिलियम का एल्यूमिनियम के साथ, वो क्या होगा समझना। अब बस एक ही पॉइंट बचा है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ बेरिलियम का एनोमलस बिहेवियर। बेरिलियम अपने ग्रुप में सबसे छोटा होता है, ठीक है। पहला स्मॉल साइज होने की वजह से इसका क्या होगा बच्चों, कोवलेंट कैरेक्टर बहुत ज्यादा होगा। स्मॉल साइज होने की वजह से पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, एज यू नो दैट पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा तो इसका क्या होगा बच्चों, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा होगा। कोवलेंट कैरेक्टर आपका क्या हो जाएगा बच्चों, इसका बहुत ज्यादा हो जाएगा। अंडरस्टूड, ये बात काफी इजी है। अब देखो यहां पर बेरिलियम में देखो सेकंड, बेरिलियम में क्या होता है, 2s और 2p ऑर्बिटल होते हैं, मतलब मैक्सिमम कोवैलेंसी इसकी कितनी होगी बच्चों, +4 होगी। और अदर एलिमेंट की कितनी होगी, अदर एल्कलाइन अर्थ मेटल की मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी होगी बच्चों, 6 होगी।
रीजन क्या है, देखो इसमें केवल 2s और 2p ऑर्बिटल होंगे, इसमें अगर 3s 3p होंगे तो 3p का d भी बनता है, तो इस वजह से यहां पर वैकेंट ऑर्बिटल होने की वजह से +6 कोवैलेंसी तक ये आपका शो कर सकता है। ठीक है, अब B के कंपाउंड, ध्यान से समझ लेना ये बात, B के कंपाउंड जनरली क्या होते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होने की वजह से ये किसकी तरह एक्ट करते हैं, लोइस एसिड की तरह। जिसमें इलेक्ट्रॉन कम होगा वो लोइस एसिड, जिसमें इलेक्ट्रॉन जरूरत से ज्यादा होगा वो लोइस बेस। ये बात कंसेप्ट आप लोग ध्यान रखो। थर्ड, अब फोर्थ पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूं कि फोर्थ पॉइंट तो आप लोग जानते हो, देखो बी आपका एक टाइप का क्या होता है, एम्फोटेरिक मेटल की कैटेगरी में आता है, एम्फोटेरिक मेटल की कैटेगरी में आता है। अब आप लोग समझ गए होंगे कि ये आपका एनोमलस बिहेवियर है। अब यही बिहेवियर आपका कौन शो करेगा, डायगोनली कौन शो करेगा बच्चों, एल्यूमिनियम। तो सिमिलर बिहेवियर कैन शो बाय एल्यूमिनियम। क्यों बेटा ऐसा, क्यों बेटा ऐसा, तो एल्यूमिनियम, देखो डायगोनली रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम, डायगोनली रिलेशनशिप विद एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम के साथ। क्यों, क्योंकि चार्ज अपॉन साइज रेशियो approximate equal of aluminium and beryllium, so that's why it show diagonally relationship। ठीक है, तो diagonally relationship में तो aluminium also amphoteric, aluminium also amphoteric as like what, as like beryllium, मतलब beryllium की तरह ये भी आपका amphoteric होता है। ठीक है, अब देखो, अब इसमें एक और ध्यान से समझना, both show passivity, both show पैसिविटी विद एसिड, मतलब एसिड के साथ दोनों के दोनों क्या शो करते हैं बच्चों, पैसिविटी नेचर। जैसे बेरिलियम की रिएक्शन मैंने एसिड के साथ करा दी और मैंने एल्यूमिनियम की रिएक्शन एसिड के साथ कराई। ठीक है, तो दोनों में क्या होगा, BO और यहां पर Al2O3, दोनों में ऑक्साइड का लेयर बन जाएगा। ऑक्साइड का क्या बन जाएगा बच्चों, प्रोटेक्टिव लेयर, जो कि किसके ऊपर होगा बच्चों, जो कि आपके ऑन द सरफेस ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम। और बेरिलियम और एल्यूमिनियम के सरफेस पे अगर ऑक्साइड का प्रोटेक्टिव लेयर हो गया तो रिएक्शन विल स्टॉप फर्दर, रिएक्शन आपकी फर्दर रुक जाएगी, रिएक्शन आपकी फर्दर क्या हो जाएगी बच्चों, रुक जाएगी। यही आपका कंसेप्ट है। थर्ड अगर मैं बोलना चाहूं यहां पर BeCl2, देखो मैंने अभी अभी बताया था BeCl2 एंड जैसे BeCl2 आपके डाइमर फॉर्म में प्रेजेंट होता है, उसी तरीके से AlCl3 ऑल्सो प्रेजेंट इन डाइमर फॉर्म। ये भी आपका कौन से फॉर्म में प्रेजेंट होगा, डाइमर फॉर्म में बच्चों। ठीक है, ये काफी इजी था। अब हम देख लेते हैं बच्चों बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। देखो कैल्शियम आपके बोन्स में मिलता है, टीथ में मिलेगा, तो उसको अब हम समझ लेते हैं। ठीक है, ये भी कहीं कहीं पूछ लेता है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैं लिखा रहा हूं। ठीक है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। अब देखो सबसे पहले कैल्शियम की बात कर लेते हैं। तो मैं अगर बात करूं 70 kg का आदमी होगा, 70 kg का एक आदमी होगा, बात क्लियर है। 70 kg के आदमी में 1200 ग्राम कैल्शियम होगा और 25 ग्राम मैग्नीशियम होगा। 1200 ग्राम क्या होगा, कैल्शियम होगा और 25 ग्राम मैग्नीशियम होगा। ठीक है, अब देखो कैल्शियम का इंपॉर्टेंस, कैल्शियम का इंपॉर्टेंस क्या होगा बच्चों, कैल्शियम आपके बोन और टीथ के अंदर प्रेजेंट होगा, ये आप लोग जानते हो। ठीक है, यहां पर पहला ये आपका बोन एंड टीथ में प्रेजेंस होगा। ठीक है, वो बोन एंड टीथ में आप लोगों का ये क्या होगा, कैल्शियम आपका प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो सबसे पहला ये क्या करेगा, मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करेगा, मेंटेन द सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन को मेंटेन करेगा। सेकंड क्या करेगा, जो
जो आपका न्यूरोमस्कुलर इंफॉर्मेशन है या फिर इंट्रोन्यूरोनिकल ट्रांसमिशन है उसको बैलेंस करेगा। तो सेकंड इसका क्या है, बैलेंसिंग द न्यूरोमस्कुलर इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसको बैलेंस करेगा। या फिर एंड इंटरन्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन, उसको भी बैलेंस करेगा। ठीक है, इस चीज को आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, थर्ड पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूं कि थर्ड पॉइंट आपका क्या होगा बच्चों, ठीक है, ब्लड के कोगुलेशन में काम आएगा। हेल्प टू कोगुलेशन ऑफ ब्लड, मतलब ज्यादा कोगुलेशन होना भी जरूरी नहीं है, क्योंकि स्नेक होता है, स्नेक का जो पॉइजन होता है वो न्यूरोलॉजी, एक होता है कार्डियोलॉजी, वो भी आपका कोगुलेट करके उसको सॉलिड फॉर्म में कर देता है। ज्यादा कोगुलेट होना जरूरी नहीं है, थोड़ा कोगुलेट होना सही है। अब देखो एमजी का यूज, एमजी को आप जानते हो कहाँ मिलता है बच्चों, पहला क्लोरोफिल में। अब क्लोरोफिल में अगर आपके प्लांट्स में क्लोरोफिल में अगर आपका नहीं मिलेगा तो ये क्या करेगा, लाइट को एब्जॉर्ब करके खाना नहीं बनाएगा, लाइट एब्जॉर्ब करेगा और लाइट एब्जॉर्ब करके ये क्या बना लेगा बच्चों, अपने लिए स्टार्च बना लेगा। तो इसीलिए एमजी आपके प्लांट्स में क्लोरोफिल में होता है, जो ये पूरा फिनोमिना वो क्या होता है बच्चों, फोटोसिंथेसिस। ठीक है, सेकेंड पॉइंट। ठीक है, एमजी का और क्या काम है बच्चों, आप लोग सोच सकते हो ये चीज। एमजी क्या होता है, एंजाइम के लिए कोफैक्टर की तरह काम करता है। एंजाइम कोफैक्टर फॉर एंजाइम, मतलब एंजाइम की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। कोफैक्टर ऑफ एंजाइम, एंजाइम का कोफैक्टर है। ठीक है, एंजाइम का कोफैक्टर की तरह काम करता है। अब एंजाइम के कोफैक्टर की तरह किस तरीके से काम करेगा, सिंपल बात है। ये क्या होता है, जो एंजाइम आपके एटीपी प्रोड्यूस करता है, एटीपी मतलब अगर आप लोग बॉडी को जितना, मतलब बॉडी को आपके बॉडी में एनर्जी क्रिएट करना है, एटीपी सिंपल समझो, एटीपी क्रिएट करने वाले एंजाइम को कोफैक्टर करता है, मतलब उसको एनहांस करता है। ठीक है, तो इस और यहाँ पर फॉस्फेट के फॉर्मेशन में यूटिलाइज होता है। बस इतना ध्यान रखो आप लोग। आई होप सो कि आपको आज का लेक्चर काफी अच्छे से, काफी सिंपल वे में समझ में आया होगा। और जो मैंने सॉलिबिलिटी वाला बताया बच्चों, वो काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग उसको ज्यादा फोकस करो। इस चैप्टर से सॉलिबिलिटी वाला क्वेश्चन जरूर आता है इस यहाँ से, तो आई होप कि आप लोग उस पर ज्यादा फोकस करोगे, ज्यादा अच्छे से ध्यान दोगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।